तैयार हूँ। मैंने अपनी कहानी भी उसे बताई। हम दोनों लगभग एक ही तरह का दुख और दर्द झेल रहे थे। उसे मुझ पर विश्वास हो गया था और उसने मुझसे विनती की कि उस अमीरजादे को आप ही मार डालो। दोस्तों, यंग कहती, अच्छा तो अब समझ में आई बात। कत्ल किया आपने, लेकिन शक के बल पर आपके पेशेंट को अरेस्ट किया गया था, लेकिन क्योंकि उसके खिलाफ कोई सबूत नहीं मिला तो पुलिस के लिए ये केस अनसॉल्व्ड रहा और उसे छोड़ दिया गया। किसी को आप पे शक भी नहीं हुआ। कातिल कहता है कि हाँ, बिल्कुल सही गेस किया आपने। अच्छा कातिल जी, एक बात बताइए, आपने उसका कत्ल किया कैसे? उसे मारना बड़ा सिंपल था। वो किसी पार्टी में जाकर शराब पीकर लौट रहा था और मैंने बेहोशी के दवा उसको सुंघाई। जब उसे होश आया तो उसने खुद को एकदम टाइट बंधा हुआ पाया। उसने जो जुर्म किया उसकी सजा के तौर पर मैंने उसके सर से लेकर पैर तक हथौड़े से उसे लगातार मार मार कर उसकी हड्डियां तोड़ी। अगर वो नरक में भी होता तो शायद उसे उतना दर्द नहीं होता। ऐसी दर्दनाक मौत दी मैंने उसे, और उसकी ऐसी मौत देखकर मेरा वो पेशेंट इतना खुश हुआ कि पूछो मत। तब मैंने डिसाइड किया कि मेरे पेशेंट्स जो अपने साथ हुए जुर्म का किसी से बदला लेना चाहते हैं, जिसे मार डालना चाहते हैं, उनकी मैं मदद करूंगा और उन क्रिमिनल्स को मैं मार डालूंगा। ऐसा करके मेरे पेशेंट्स का स्ट्रेस कम होगा और वो खुश रह पाएंगे। अपने 11 पेशेंट्स की खातिर मैंने उन 11 क्रिमिनल्स का कत्ल किया। लेकिन यंग कहती है, रुकिए जरा, मुझे लगता है कि आप अपने पेशेंट्स के लिए बदला लेने के नाम पर अपनी ही खून की प्यास बुझा रहे हैं। मुझे लगता है आप एक साइको हैं और ये सारे कत्ल करके आपको मजा आ रहा है। ये सुनकर कातिल को बड़ा गुस्सा आ जाता है और कहता है कि तुम कौन सा उस विक्टिम को बचाने के भले इरादे से आई थी? मैं खूब जानता हूँ कि तुम्हारी नौकरी खतरे में है। उसे बचाने के लिए तुम मेरा इंटरव्यू लेने के लिए आई हो ताकि इसे पब्लिश करके तुम नाम कमा लो और फिर अपनी नौकरी बचा लो। यंग कहती, देखिए ऐसी बात नहीं है, बिल्कुल नहीं। मैं उस विक्टिम को बचाने के लिए ही ये इंटरव्यू लेने के लिए आई थी। कातिल कहता है, अच्छा ये बात है। वो यंग का हाथ पकड़कर कहता है कि मेरी आंखों में देखकर कहो कि तुम उस विक्टिम को मरने से बचाने ही आई थी, बताओ। तो यंग बड़ी कॉन्फिडेंटली कहती है, हाँ, मैं सिर्फ उस विक्टिम की जान बचाने के इकलौते इरादे से तुमसे मिलने आई हूँ। कातिल पहले तो हंसता है कि मैं एक साइकियाट्रिस्ट हूँ और जब से तुम आई हो मैं तुम पे बड़े ध्यान से देख रहा हूँ। तुम्हारी आंखें, तुम्हारी बातचीत, तुम्हारा बिहेवियर, तुम्हारी ये नर्वसनेस सब मुझे दिख रही है, समझी? तुम्हारा हार्ट बीट नॉर्मल से 30% ज्यादा तेज हो चुका है। इसी बीच कॉलिंग बेल बजता है। कातिल कहता है कि मैंने हम दोनों के लिए खाना मंगवाया था। कहकर वो दरवाजा खोलता है और तब एक सर्विस बॉय आकर खाना टेबल पर रखने लग जाता है। फिर वो जाने लगता है तो कातिल उसे करेंसी नोट देता है। वो स्माइल करता है तो कातिल कहता है कि मैं जानता हूँ तुम इस तरह के शानदार रूम में सर्व करने क्यों आते हो, क्योंकि ऐसे रूम में टिप ज्यादा मिलती है ना, और तुम्हारा नाम ली है ना, पर तुम गलत काम कर रहे हो। वो तो चौंक जाता है दोस्तों कि मेरा नाम कैसे जानते हैं आप? कातिल कहता है कि मैं तुम्हारे बारे में सब जानता हूँ। ये कहकर वो झट से एक सुई निकाल कर ली की गर्दन में घुसेड़ देता है और कुछ ही पलों में ली वहीं पे मर जाता है। दोस्तों, यंग तो और घबरा जाती है कि ये क्या हो गया। दरअसल ये सब कुछ कमरे के जिस भाग में हो रहा है वो हिडन कैमरास के दायरे में आता ही नहीं, इसलिए कातिल का चेहरा रिकॉर्ड नहीं हो पाता। यंग ये सब देखकर बड़ी शॉक में होती है। उसके कान में जो माइक है उसके जरिए किम की आवाज आती है कि अरे यार कुछ तो बोलो, जिंदा हो या मर गई। और यहाँ पे कातिल रिवील करता है कि ये सर्विस बॉय ली बहुत ही बुरा आदमी था। एक लड़की के साथ इंटीमेट होकर उसने वीडियो बना ली और फिर उस लड़की को धमकाकर 4-5 साल तक उससे पैसे लेता रहा। वो लड़की बहुत स्ट्रेस में थी और पता है ट्रीटमेंट के लिए मेरे पास ही आई थी। उसने मुझे इसके बारे में सब बता दिया। बस मेरे अंदर का अच्छा इंसान जाग उठा और मैंने मौका देखकर इसका काम तमाम कर दिया और अपने उस पेशेंट की परेशानी का भी अंत कर दिया। देखो, तुमने एक रिपोर्टर होने के नाते मुझसे ढेरों सवाल पूछे, लेकिन अब तक ये नहीं पूछा कि मैंने तुमसे मिलने के लिए खास इसी होटल को क्यों चुना। यंग कहती है, तुम आज रात को किसी का कत्ल करने वाले थे ना, तो अभी इस आदमी का कत्ल क्यों किया? कातिल कहता है, हाँ, वो ये नहीं था, एक्चुअली वो कोई और है। ये कहकर वो बैठकर मस्त खाना खाने लगता है जैसे यहाँ पे कोई कत्ल हुआ ही नहीं, मतलब मौज हुई जैसे। फिर कहता है कि एक पॉइंट पर मुझे पेशेंट्स मिलने कम हो गए थे, इसलिए मैंने खुद ही परेशान लोगों को ढूंढ ढूंढ कर उनकी इस तरह मदद करने की सोची। इनोसेंट लोगों को जो इस तरह की तकलीफें देता है उन सबको खत्म करने लगा मैं। यंग पूछती है, चलो मान लिया कि तुम इनोसेंट लोगों की तसल्ली के लिए ये कत्ल कर रहे थे, लेकिन क्या ये कत्ल करने के बाद वो इनोसेंट लोग खुश हुए? कातिल कहता है, ये भी कोई पूछने की बात है क्या? जब मैं उन्हें विक्टिम्स की लाशें दिखाता हूँ तो उनकी आंखों में खुशी के आंसू आ जाते हैं। यंग कहती है, अच्छा एक बात बताओ, लेकिन कभी क्या ऐसा हुआ है कि तुमने जिसकी खातिर किसी का कत्ल किया उसने खुद आकर तुमसे कहा हो कि मैंने जल्दबाजी में तुमसे शिकायत कर दी थी, उसका कत्ल नहीं होना चाहिए था? तो कातिल हंसकर कहता है, हाँ, कभी कभी क्या, बहुत बार ऐसा हुआ है। यंग पूछते, अगर ऐसा हुआ तो फिर तुमने उनके साथ क्या किया? कातिल कहता है कि मैं हिप्नोटिज्म जानता हूँ। हर इंसान के अंतर मन की गहराइयों में कई खुशियां छुपी होती हैं। उन्हें हिप्नोटिज्म के जरिए मैं बाहर लेके आ सकता हूँ और उन्हें खुश कर सकता हूँ। ऐसा ही ट्रीटमेंट मैंने उन लोगों को दिया और उन्हें उनके गिल्ट फीलिंग से बाहर निकाला। इस बीच दोस्तों, किम यंग से कहता है कि अब मैं और इंतजार नहीं करूंगा।
करूंगा। मैं अभी वहाँ आ रहा हूँ, तुम तैयार रहना। कहकर किम यंग के कमरे के बाहर आ जाता है और उस डुप्लीकेट की से दरवाजा खोलने की कोशिश करता है, लेकिन वो नहीं खुलता। लगता है डुप्लीकेट की में कोई खराबी आ गई है दोस्तों। इस वजह से किम फिर अपने कमरे में चला जाता है। ये जानकर पर यंग डर जाती है। कातिल यंग से पूछता है कि अच्छा तुम्हारी कोई औलाद है क्या? यंग कहती है हाँ। कातिल कहता है अगर उसके साथ किसी ने बहुत ही बुरा कर दिया हो तो तुम क्या करोगे? जरूर उस इंसान